Hello and welcome to Online Concept. Today we are going to study Class 6 History NCERT Summary. Chapter 1 का summary हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है What, Where, How and When. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. तो गाइस चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले चैप्टर का प्रीफेस देख लेते हैं कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. तो गाइस चैप्टर 1 CBSE नोट्स जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का, उसमें हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. यानी कि ये जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा पास्ट कैसा था, पास्ट में हम किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, या पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे दिखते थे. तो गाइज आपको पता है कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है. ह्यूमन जो है वो सोसाइटी में रहता है शुरू से लेकर के आज तक. तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर आज का बात करें तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि जो सामान हमारे आसपास जो वस्तु है वो शुरू में भी वैसा ही था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में था नहीं. हम जिस चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो ऐसा नहीं था. यानी कि पास्ट में जो आज हम इस सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो पास्ट में उस रूप में नहीं मिलता था. हम ये भूल जाते हैं, वी फॉरगेट दैट लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज द वे वी सी इट. जिस प्रकार से हम दुनिया को देखते हैं वैसा वो था नहीं. पहले जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो नहीं था, तो हम कम्युनिकेशन किस प्रकार से करते थे. तो इन सारे चीज़ों को हम जानेंगे इस चैप्टर के एंड तक. तो गाइज आपने बार बार ये चीज़ सुना होगा कि अर्ली मैन होते थे. जब पृथ्वी शुरू हुआ था उस समय जो इंसान इस धरती पे आए थे उनको अर्ली मैन कहा जाता था. क्या आपने कभी सोचा है कि इसको अर्ली मैन क्यों कहा जाता था? तो भाई अर्ली का मतलब होता है पहले, यानी कि जो पहले इस धरती पर आया, जो भी इंसान धरती पर पहले आया, इसलिए इसको अर्ली मैन यानी पहले आने वाले मनुष्य कहा जाता था. तो चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी अर्ली मैन से लेकर के हम आज का एडवांस आदमी कैसे बने, यानी मॉडर्न फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न हम कैसे बने, इस चीज को हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक यह है कि हम अपने पास्ट से व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. तो पहला पॉइंट यह है कि हम अपने पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे यूज टू वियर, किस प्रकार का कपड़ा वो पहनते थे, किस प्रकार के घर में वो रहते थे, है ना. नाउ हाउ वर द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स एंड रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, यानी कि वो काम क्या करते थे. इस पैराग्राफ में ये बताने का कोशिश किया गया है कि इनका लाइफ कैसा था. क्या वो हंटिंग करके खाना खाते थे, या हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, या फिर किसी पे रूल करते थे, या पुजारी थे, क्राफ्टमैन्स थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, क्या थे. हम अपने हमारे पास्ट के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे. द गेम्स चिल्ड्रन यूज टू प्ले, जो बच्चे थे वो कौन सा गेम खेलते थे, क्या वो स्टोरी सुनते थे या फिर वो गाना गाते थे. तो हम अपने पास्ट को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं और पास्ट के थ्रू हम ये चीज़ जानने का कोशिश करते हैं. नेक्स्ट चीज़ ये है, वेयर डिड पीपल लिव. आप ये भी सोचते होंगे कि जब वो खाना खाते थे तो हमारे दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि हाँ ये चीज़ खाते होंगे. ठीक उसी प्रकार से ये हम जरूर सोचते हैं कि वो रहते कहाँ थे. तो पीपल हैड लिव्ड लॉन्ग, बहुत पहले लोग जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर रहा करते थे. बहुत हजारों वर्षों तक वो नर्मदा नदी के किनारे पर रहे. आप एक चीज़ जान जाइए कि लोग, कोई भी सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे ही, लोग जो है पानी के तलाश में नदी के किनारे ही घर बनाकर रहना इस्तेमाल करने लगे. दीज पीपल स्टेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एज दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स. भाई नर्मदा नदी के किनारे क्यों रहे? क्योंकि नदी के किनारे क्या था, प्लांट्स था, फॉरेस्ट था, है ना. तो फॉरेस्ट से उनको क्या मिल जाता था, आसानी से इजीली प्रोड्यूस जो था, फ्रूट्स था, सारा पीने का पानी मिल जाता था, इसलिए वो नदी के किनारे अपना घर बनाना चालू कर देते थे. फॉरेस्ट में उनको एनिमल मिल जाता था जिसका वो हंट करके अपना फूड बना लेते थे. द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले वॉज अराउंड 8,000 ईयर्स अगो. आज से 8,000 साल पहले
जहाँ पर सबसे पहले बार्ले और वीट को उगाया गया, वो जगह शायद नर्मदा नदी का किनारा ही था। पीपल ऑल्सो बिगैन टू लुक आफ्टर एनिमल्स। फिर लोगों ने क्या किया, पहले तो नदी के किनारे पर रहना शुरू किया, उसके बाद क्या किया, फॉरेस्ट के किनारे रहे ताकि उनको आसानी से फॉरेस्ट का प्रोडक्ट मिल सके। दूसरा क्या किया, सिप और गोट को पालने लगे। तो भाई एक गोट पालेंगे, उससे बच्चा होगा तो फिर ढेर सारा जानवर उनके पास होगा जिसका वो मीट बनाकर आसानी से खा सकते हैं। अब जब लोग कम्युनिटी में रहने लगे तो वो क्या करने लगे, विलेज बनाने लगे, यानी कि गांव का निर्माण होने लगा। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज, सबसे पहला चीज जहाँ राइस हुआ है ना, अर्ली मैन सबसे पहले राइस का जो उगा वो विंध्याज नाम का, यानी कि विंध्याचल नाम का जगह जो है उसके नॉर्थ में उगाया गया। क्या कहाँ उगाया गया, तो नॉर्थ ऑफ विंध्याज, यानी विंध्याचल के नॉर्थ में सबसे पहले चावल का खेती किया गया। आज से 2500 साल पहले जब आप देखेंगे तो गंगा और उसका ट्रिब्यूटरीज जो भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जिनको आप सुनते हैं, इन सारे नदी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनके किनारे पर ही लोगों ने अपना एक सिटीज़, आप शुरू में विलेज, विलेज से सिटीज और शहरीकरण हो गया। जैसे कि आप आज के समय में पटना देखते हैं, बिहार वगैरह, ये सब गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं कि लोग सबसे पहले केव्स में रहना चालू किए, केव्स में रहते थे, फिर वो हट बना करके रहते थे, यानी कि लकड़ी का घर बना के रहते थे। वो मैमथ बोन हाउस में भी रहते थे, यानी कि जिस जानवर, मैमथ एक प्रकार का एलिफेंट है, यानी जिस जानवर को वो मारते थे उसी का वो लोग घर बनाकर उसमें रहने लगते थे, उसके हड्डी का घर बनाकर उसमें रहते थे। फिर कभी कभी धीरे धीरे विकास हुआ तो उन्होंने पिट हाउस बनाना शुरू किया, यानी उन्होंने क्या किया, लकड़ी का घर बनाना चालू किया। और फिर फाइनली वो मड हाउस पे आए, और मड हाउस से आज का जो सीमेंटेड घर हम देखते हैं मॉडर्न जमाना में, उस पर आ गए। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, तो एंशियंट टाइम में जो भी एरिया था गंगा नदी के किनारे पे, आपको बता दिया गया कि उसको, वहाँ पे एक शहर का निर्माण हुआ, एक विलेज से शहर का निर्माण किया गया। तो गंगा नदी के किनारे जो भी एक शहर हुआ करता था उसको मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था, जो कि आज के समय में प्रेजेंट डे बिहार है। लोग उसके बाद क्या किया, मेन और वुमेन जो है अपनी जिंदगी के तलाश में, यानी कि फूड के तलाश में, नेचुरल डिजास्टर से बचते हुए, यानी कि फ्लड, रेन, चूंकि पक्का घर नहीं था तो फ्लड आएगा, ड्राउट्स आएगा, रेन आएगा तो उससे उनको नुकसान होता था। तो इससे बचते हुए लोग आगे के तरफ बढ़े और धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया और धीरे धीरे अपने कल्चरल और ट्रेडिशंस को, यानी रहने सहने का ढंग को बदला और फिर अपने आप को उस लायक बनाया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, धीरे धीरे लोगों ने स्टोन्स को काटने का तरीका बदला, म्यूज़िक, गाना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया। और फिर खाना, पहले तो कच्चा खाना खाते थे तो खाना पकाना शुरू किया, फिर मसाला का इस्तेमाल कर शुरू किया, फिर खाने में टेस्ट का इस्तेमाल शुरू किया। और ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ, ये सेवरल ऑफ 100 ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि बहुत सालों से चलते चलते जो आज का दुनिया हम हमारे आसपास देख रहे हैं वो विकास में आया। दूसरा चीज़ यह है कि हमारे देश का नाम भारत किसने रखा या इंडिया किसने रखा। तो आप ये सोचते होंगे कि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स ने रखा, नहीं, जबकि ऐसा ये था कि भारत में, भारत का नाम तो भाई भारत था, ये संस्कृत वर्ड है, लिया गया है। इंडिया इसको किसने बोला, तो कुछ लोग जो हैं वो ईरान से और ग्रीक के कुछ लोग भारत में आए और उन्होंने इसको 2500 साल पहले, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 2500 साल पहले, सबसे पहले हिंदोज बोला था। क्या बोला था, हिंदोज या फिर इंडोज बोला था। तो इंडोज से क्या नाम पड़ जाएगा, इंडिया नाम पड़ गया। इंडोज जब उन्होंने बोला तो बाद में इसको इंडिया कहा जाने लगा, और हिंदोज से क्या बोला जाने लगा, हिंदुस्तान बोला जाने लगा। आप देखेंगे कि भाई इंडस नदी के किनारे भारत बसा हुआ है। भारत कहाँ है, ये देखिए, ये भारत का मैप मैंने बना रखा है। अगर यहाँ पे इंडस नदी है तो इंडस नदी संस्कृत से लिया गया एक शब्द है।
इंडस नदी, आप यहाँ देखिए इंडस नदी जो है वो संस्कृत नदी का शब्द है जिसको हम सिंधु बोलते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता सभ्यता के किनारे जो भी देश था उसको हम इंडस यानी इंडिया बोला जाने लगा। जो भारत नाम आप देख रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों ने कहा। भारत का जिक्र, जो शब्द आप भारत देखते हैं उसका जिक्र ऋग्वेद में भी सुनने को मिलता है। तो भाई ऋग्वेदास से भी भारत कहा जाता था। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक वेद है जो भारत में एक मोटी सी किताब, वैदिक किताब है जो संस्कृत में लिखी गई है। उसी में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब कितने दिन पहले लिखी गई है? 3500 साल पहले। और फिर इन सारे शब्दों का, जैसे कि भारत है, इंडिया है, इन सारे शब्दों का आज प्रेजेंट डे में हम अपने देश के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हम समझते हैं कि हम अपने पास्ट को कैसे जानेंगे कि भाई हमारे पास्ट में ऐसा था। हमने कैसे जाना कि हमारे पास्ट में लोग ऐसे रहते थे या राजा रानी महाराजा लोग ऐसे रहते थे? तो दो तरीका है। या तो आप किताब से जान जाइए कि किताब में कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं तो उस पर विश्वास कर लीजिए, या कुछ ऐसे बुक्स आपके हाथ लगे जो बहुत पुराने हों, उनका कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये बुक्स जो है 5000 साल पुराने हैं और उसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं तो वो 5000 साल पहले होती होंगी। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास्ट को जानने का, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि बुक्स के थ्रू जो बहुत पहले लिखी गई हैं। और ये बुक्स जो है इनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। आसान भाषा में समझिए, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं हस्तलिपि को। क्या बोलते हैं? हस्तलिपि, यानी जो चीज हाथ के द्वारा लिखा गया उसको हम हस्तलिपि बोलेंगे, रिटेन बाय हैंड। दीज वर रिटेन ऑन पाम लिप्स, कुछ तो पत्तों पर लिखी जाती थी, और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, यानी कि कुछ ऐसे छालों पर, पेड़ के छालों पर या वृक्ष पे लिखा जाता था। जैसे आप हिंदी में सुनते होंगे कि भोजपत्र एक नाम था जिस पर इसका उल्लेख किया जाता था। भोजपत्र पे वो अपनी जानकारियां लिखते थे पुराने जमाने के लोग। हिमालय में कुछ ऐसे पेड़ होता था, जो बार्क होते थे उस पर उसको लिखा जाता था। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, कुछ किताबें थी जो रिलीजियस होती थी, कुछ किताबें जो थी वो राजा महाराजा के बारे में, कुछ जो है दवाइयों के बारे में, है ना, कुछ साइंस के बारे में उसमें लिखा हुआ होता था। तो भाई हम 3-4 प्रकार से अपने पास्ट को जान सकते हैं। पहला मैंने कहा आपसे कि पहले तो हम किताब के थ्रू, दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट यानी वही किताब अगर पुराने पत्रों पर लिखा गया है तो उसके थ्रू समझ सकते हैं। तीसरा, या तो हम काव्य के थ्रू, बड़े बड़े कहानियों के थ्रू, जैसे महाभारत है उससे सुनते आ रहे हैं कि हमारे राजा घोड़ा पे चलते थे। पोयम्स के थ्रू, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी के रानी के बारे में हम जान जाते हैं। कुछ प्लेज हैं उनके थ्रू, नाटक के थ्रू हम समझते हैं कि हाँ हमारे राजा महाराजा जो है वो इस प्रकार के हुआ करते थे। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम बुक्स के थ्रू भी जान सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू जान सकते हैं, पोएम्स के थ्रू जान सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम इंस्क्रिप्शन के थ्रू जान जाते हैं कि हमारे जो पास्ट में लोग थे वो कैसे थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जिस प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पेपर पे लिखा होता था या बार्क पे, पत्ता पे लिखा होता था, उसी प्रकार से इंस्क्रिप्शन जो है वो पत्थर पे और चट्टानों पर लिखा हुआ हस्तलिखित लिपि होता था। यानी कि हाथ से कढ़ाई करके जो लिखा जाता था पत्थरों पर, चट्टानों पर या फिर ईंट पर, इन सारे चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। या फिर आप देखें मेटल और स्टोन, यानी कि पत्थर और धातु पर लिखा गया। इन द पास्ट व्हेन किंग्स वांटेड देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े राजा जो थे वो चाहते थे कि मेरा दिया गया आज्ञा, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो बड़े बड़े चट्टानों पर लिख दिया जाए ताकि उनकी जो प्रजा है उसको पढ़कर ये समझ सके कि हाँ हमारे राजा क्या कहना चाहते हैं, और लंबे समय तक इंस्क्रिप्शन रह सके। तो भाई इसीलिए इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता था पत्थरों पर लिखने के लिए। एक खास प्रकार का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता था। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, बहुत अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी होते थे, है ना। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड,
कुछ राजा जो थे वो जंग जीत कर आए तो उन्होंने उसमें लिखवा दिया कि हाँ मैंने 1000 सैनिकों को मारा, वो अपने बड़ाई में पत्थर पर लिखवा देते थे। तो उन सारे चीज़ों के थ्रू, उन सारे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम ये समझ जाते थे कि हाँ हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा किस प्रकार के हुआ करते थे। यानी कि जो राजा विक्ट्री करके आते थे बैटल्स में, उन सारे चीज़ों को वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोगों को समझाने का कोशिश करते थे। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं। भाई हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे पास्ट के पढ़ाई को करता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। एन आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। एक आर्कियोलॉजिस्ट वैसा व्यक्ति होता है जो हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको खोद कर निकालता है। बड़े बड़े चट्टानों को खोद के निकालता है, उस पर बनाई गई पेंटिंग्स को खोज के निकालता है कि हमारे पूर्वज जो है किस प्रकार की पेंटिंग बनाते थे। वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को यानी इमारत को पढ़ता है, उस पर लिखे गए चीज़ों को समझने का कोशिश करता है, मिट्टी का खुदाई करता है, हड्डियों को जमा करता है, उसका पढ़ाई करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी है जो हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को पढ़ता है और एक्सप्लोर करता है और उसको समझने का कोशिश करता है। वो टूल्स का, वेपन्स का, पॉट्स का, पैंस का, ऑर्नामेंट्स, क्वाइन, जो भी चीज़ उसको मिलता है उसको पढ़ता है, उसका डेटिंग करता है कि ये कितने साल पुराना हो सकता है और उसके बारे में वो बताता है। वो बोन्स का भी पढ़ाई करता है, हड्डियों का पढ़ाई करता है, जानवरों का, कि भाई आज के जानवर जो हैं क्या पहले के जानवर उसी के जैसा थे, है ना। जैसे पहले डायनासोर्स थे तो उनका अवशेष मिला, उनका हड्डी मिला, तो उसका पढ़ाई वो करता है। और इन सारे चीज़ों से वो ये पता लगाने का कोशिश करता है कि पहले के लोग रहते कैसे थे, वो खाते क्या थे, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक प्रकार का साइंटिस्ट है जो पास्ट का पढ़ाई करता है। नेक्स्ट ये है कि हिस्टोरियंस जो है उन्होंने यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हिस्टोरियंस ने भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिला, इंस्क्रिप्शंस में मिला, आर्कियोलॉजी के थ्रू मिला, उसके थ्रू भी ये हमें बताने का कोशिश किया, उसके थ्रू लिखा कि हाँ हमारा पास्ट किस प्रकार का होता था। तो जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज इस प्रकार के दिखते थे और बाद में वो इस प्रकार से दिखने लगे, तो हमारे लिए पढ़ना, किसी चीज़ को लिखना और समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हम क्या कह सकते हैं? तो भाई वो एक प्रकार के डिटेक्टिव्स हैं, है ना। इनको डिटेक्टिव्स कहा जा सकता है जो हमारे पास्ट को पढ़कर और उसको समझने का कोशिश करते थे। नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि जब हम क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक देख रहे हैं तो हिस्ट्री का बुक का हमारा टाइटल है आवर पास्ट वन। तो भाई पास्ट न लिखकर हम पास्ट्स क्यों लिखते हैं? पास्ट के जगह हम पास्ट्स क्यों लिखते हैं, एस क्यों लगाते हैं, ये इस चीज़ में बताने का आपको कोशिश किया है। तो पास्ट्स इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो एक इतिहास नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इतिहास है। यानी जो राजा थे वो क्या करते थे, उनका अलग इतिहास है। जो प्रजा थी, जो आम लोग थे, वो क्या करते थे, उनका अलग इतिहास है। इसीलिए हम पास्ट ना लिख करके पास्ट्स लिखते हैं। जैसे कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट फैक्ट्स था, डिफरेंट पास्ट्स होता था। जैसे लाइफ्स ऑफ हर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। जो राजा का, जो फार्मर का और एक खेती करने वाले किसान का और जानवर रखने वाले का जो रहने का तरीका था वो राजा और रानियों के तरीका से अलग था। उसका इतिहास उन दोनों में अंतर था। लाइफ जो था एक मर्चेंट का वो अलग था एक क्राफ्टमैन से। तो इसीलिए हम लोग पास्ट का इस्तेमाल नहीं करके पास्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ इवन ट्रू टुडे एज पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रथाओं को, अलग अलग ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए हम इसको पास्ट न कह के पास्ट्स बोलते हैं। तो इतिहास में ऐसा भी देखा गया है कि राजा और रानी का जो
जो इंस्क्रिप्शन है राजा और रानी के बारे में जो जानकारी है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी जो है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, उसका इतिहास देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि राजा रानी जो काम करते थे उसको वो लिख कर रखते थे या वो अपनी प्रशंसा में लिखवाते थे, लेकिन ऑर्डिनरी मैन तो ऐसा नहीं करता था। अब आदमी भैंस चरा के आएगा, गाय चरा के आएगा, तो वो थोड़ी लिखेगा कि मैंने आज भैंस चराया या गाय चराया, लेकिन एक राजा जो थे वो जरूर लिखेगा कि हाँ मैंने आज इस राजा को हराया और इतने सारे सोना जीत करके लाया। वो इस चीज़ को लिखवाता था अपनी प्रशंसा में। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ऑर्डिनरी आदमी के पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाए, जबकि वो किंग्स के बारे में और क्वींस के बारे में ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि जो किंग्स और क्वींस थे वो अपना रिकॉर्ड क्या करते थे, रखते थे। जैसे कि वो बैटल जीत के आते थे तो उसको वो लिखा करते थे। अब हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि भाई हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि लोग कैसे रहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन थे, हम अपने इतिहास को कैसे जान सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू जान सकते हैं या कौन से बुक से जान सकते हैं, ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ लिया। अब ये समझते हैं कि लोगों ने डेटिंग कैसे किया कि हाँ हम इस काल में क्या हुआ था, 1500 शताब्दी में क्या हुआ था, 1600 शताब्दी में अंग्रेज आए, तो ये सारा चीज़ लोगों ने लिखा कैसे। तो भाई डेट्स का क्या मीनिंग था उस समय? जो ईयर्स थे वो काउंट किए जाते थे कुछ इस प्रकार से कि बीसी जो था, बिफोर क्राइस्ट, भाई क्रिश्चियनिटी का जो स्टैंडर्ड, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, इसलिए क्रिश्चियनिटी का जो कैलेंडर है, जीसस कैलेंडर जो है, उसको हर किसी ने अडॉप्ट किया। इसीलिए जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड चीज मान लिया, और उसके पहले जो हुआ उसको हम बीसी बोलने लगते थे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलने लगे। ठीक है। और उसके बाद जो होता था उसको हम एडी बोलते थे। एडी का क्या मतलब होता था? आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद। तो ये बीच में हमने जीसस क्राइस्ट का जन्म को ले लिया, और उसके पहले जो होगा वो बिफोर क्राइस्ट होगा, उसके बाद जो होगा वो आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट होगा, है ना। इस प्रकार से हम डेट को काउंट करने लगे। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अभी हम 2021 में है मान लीजिए, तो हम इसको क्या समझेंगे, हम इसको अगर जीसस क्राइस्ट के डेट से अगर इसका तुलना करें तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद अभी हम 2021 में हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2021 साल आगे हैं हम, यानी 2021 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक लाइन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी डेट है, ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो भी दिन था उसको बैकवर्ड काउंट किया जाता था। कैसे काउंट किया जाता था? तो अगर मैं इसको बीच में मिडिल मान लूँ, तो अगर मुझे इधर बढ़ना है तो भाई यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 2000 होगा, और यहाँ पे 2021 होगा, है ना, यानी कि हम फॉरवर्ड काउंट कर रहे हैं। लेकिन वही होता था कि अगर हमको जीरो की तरफ बढ़ना है तो यहाँ 1000 है, तो इधर जब मैं बढ़ूंगा तो 500 होगा, इधर जब मैं बढ़ूंगा तो 400 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर 1000 होगा, 2000 होगा, 3000। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जो बीसी होता था उसको बैकवर्ड काउंट किया जाता था, और जो एडी होता था उसको आज हम फॉरवर्ड काउंट कर रहे हैं, जैसे 2021, 2022, 2023। ये देखिए मैंने आपके लिए टाइमलाइन लगा रखा है। हिस्ट्री को बांटा गया कैसे, तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में, या प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के पहले और अभी का जो हिस्ट्री हम जी रहे हैं। तो भाई स्टोन एज जो अर्ली मैन आया था उसमें आप देखेंगे कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, इन सारे चीज़ों में बांटा गया। और फिर हिस्ट्री को जब आप हिस्ट्री में एंट्री लेंगे, यानी कि प्री हिस्ट्री के बाद एंट्री लेंगे, तो फिर इसको किस 3 भाग में बांट दिया गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ फायर टू
यूजिंग डिफरेंट वेपन्स इन अ रेवोल्यूशन। तो आग का आविष्कार से लेकर के आज हम जो एरोप्लेन पर उड़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ बंदूक के साथ, तो बंदूक के आविष्कार तक को लेकर के ये हिस्ट्री का एक टैग और टाइमलाइन मैंने आपके लिए बना रखा है। तो चैप्टर में इतना ही है, बस चैप्टर में ये समझना था, चूंकि फर्स्ट चैप्टर था इसलिए चैप्टर में ये समझना था हम लोगों को कि हमारा पास्ट क्या था, हम किस प्रकार से एक आदि मानुष से लेकर के कंप्यूटर मैन तक, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग तक इवॉल्व हम लोगों ने किया है। वीडियो में दिए गए जितने भी रिटन नोट्स हैं उसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल एग्जाम्स में कर सकते हैं, या जो भी डेफिनेशन है उसको आप आगे के चैप्टर्स में समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन का है, मैन्युस्क्रिप्ट का है, आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं। आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। Thank you very much.